Welcome student. Today is our lecture number 10 on residential status. Okay. लेक्चर नंबर 9 में लास्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व कर रहे थे. आप मेरा लास्ट वीडियो रिफर कर सकते हैं. आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो एक बार जरा पढ़ लेते हैं. सम क्या है? क्वेश्चन नंबर 11. मिस्टर सुरजीत सिंह एंड अमेरिकन सिटीजन. देखो सुरजीत सिंह कौन है? अमेरिकन सिटीजन है. मतलब एक्सेप्शन 1 में नहीं आएगा, एक्सेप्शन 2 में भी नहीं आएगा. ठीक है, एक्सेप्शन में नहीं आता ही. लास्ट टाइम हमने देखा था. स्टेइंग इन दिल्ली, दिल्ली में रहता है. दिल्ली मतलब इंडिया में रहता है. इसका मतलब ये है, अगर इंडिया का कोई भी प्लेस दिया जाता है, दिल्ली, बैंगलोर, तो आप यही समझो कि वो इंडिया में रहता है. तो मिस्टर सुरजीत सिंह इंडिया में स्टे कर रहा है. वो फॉरेन सिटीजन है बट रह कहाँ रहा है? इंडिया. लीव्स दिल्ली. लीव्स दिल्ली मतलब इंडिया छोड़ के गया. कब गया? 16 जुलाई 2019. जुलाई 2019 मतलब फाइनेंशियल ईयर क्या होगा इसका? इसका फाइनेंशियल ईयर होगा 2019-2020. दैट इज आवर प्रीवियस ईयर. मतलब प्रीवियस ईयर में ये इंडिया आ नहीं रहा है. ये प्रीवियस ईयर में इंडिया छोड़ के जा रहा है. ही इज लिविंग इंडिया. ठीक है, दो एक्सेप्शन है. एक इंडिया छोड़ के जाने के लिए, जो इंडिया छोड़ के जाते हैं उनके लिए, और सेकंड एक्सेप्शन किसके लिए? जो लोग इंडिया में आते हैं प्रीवियस ईयर में, उसके लिए. तो ये कौन सा वाला है? इंडिया छोड़ के जाने वालों के लिए. इंडिया छोड़ के जा रहा है बट ये अमेरिकन सिटीजन है तो एक्सेप्शन में आएगा नहीं, क्योंकि एक्सेप्शन में इंडियन सिटीजन होना चाहिए, ऐसा बोला है. फॉर ज्वाइनिंग एन अमेरिकन फर्म, अमेरिकन फर्म ज्वाइन करने के लिए, मतलब एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए जा रहा है. ठीक है, बट वो इंडियन सिटीजन नहीं है तो एक्सेप्शन में आएगा नहीं. तो मतलब अगर फर्स्ट कंडीशन फेल हो गया तो इसको सेकंड कंडीशन चेक करेंगे. एज एन एम्प्लॉय ही वाज इन इंडिया सिंस 1 जनवरी 2006. अच्छा, वो इंडिया में कब से रह रहा है? 1 जनवरी 2006 से इंडिया में रह रहा है. ठीक है, till he left for USA on 16 जुलाई 2019. मतलब 2006 से 2019 तक, 16 जुलाई 2019 तक मिस्टर सुरजीत सिंह इंडिया में ही स्टे कर रहा था. वो कभी इंडिया के बाहर नहीं गया. He was in India right from 2006 up to 16 जुलाई 2019. ठीक है, डिटरमाइन हिज रेसिडेंशियल स्टेटस. हमने इसका रेसिडेंशियल स्टेटस भी निकाला था. आंसर क्या आया था सॉल्यूशन का? फर्स्ट पार्ट, ही इज रेसिडेंट. रेसिडेंट था ना वो. फर्स्ट कंडीशन फेल किया बट सेकंड कंडीशन तो फुलफिल किया ना. सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा था और आंसर आया था ही इज रेसिडेंट. आप लास्ट वीडियो मेरा रिफर कर लो, फिर वहां से कंटिन्यू कर लो. तो आंसर अपना आया था ही इज रेसिडेंट. ठीक है, ठीक है. अच्छा, अगर इंडिविजुअल रेसिडेंट होगा तो आगे क्या ढूंढना होगा हमको? ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और ही इज नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट. ठीक है, तो अब हमको क्या फाइंड आउट करना है? रेसिडेंट हो गया तो रेसिडेंट में कौन सा रेसिडेंट है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, ये फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो उसके लिए हमको सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 उसके वो जो दो कंडीशंस है वो चेक करने पड़ेंगे. कौन से दो कंडीशंस? दो कंडीशंस चेक कर रहे हैं. सेक्शन 6 सब सेक्शन 6. पहला कंडीशन क्या है? ही और शी शुड बी रेसिडेंट इन इंडिया इन एनी 2 years आउट ऑफ 10 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर. मतलब प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 में से कोई भी 2 साल में रेसिडेंट होना चाहिए, नंबर 1. एंड सेकेंड कंडीशन, ही और शी शुड बी इन इंडिया इन 7 years प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर फॉर 30 days और. ठीक है, तो ये दो कंडीशंस हमको चेक करने हैं. अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट कहलाएगा.
ठीक है, चलो पहले फर्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। अब देखो, जब आप सेक्शन 6 सबसेक्शन 6 इसके जब आप दो कंडीशन चेक करोगे, मतलब जब भी आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कंडीशंस चेक करोगे, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के कंडीशंस चेक करोगे, एक ऐसा टेबल बना, ठीक है, जिसमें 3 कॉलम होगा। ऑर्डिनरी रेसिडेंट कभी भी चेक करना है तो आप ये टेबल बनाओ, 3 कॉलम, ईयर्स, नंबर ऑफ डेज इन इंडिया, मतलब इंडिया में कितने दिन स्टे किया, और वो रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट। अब ये टेबल कैसे बनाना है मैं बताता हूँ। ऑर्डिनरी रेसिडेंट चेक करना है, प्रिपेयर दिस टेबल। सबसे पहले अपना प्रीवियस ईयर लिखो। हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? तो पहले प्रीवियस ईयर 2019 2020। अच्छा, 1920 में कितने दिन इंडिया में था वो सब हमने कैलकुलेट किया, बट यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। ऑर्डिनरी रेसिडेंट का ये जो टेबल है, इसमें प्रीवियस ईयर का कोई इंफॉर्मेशन लिखना नहीं है, खाली प्रीवियस ईयर लिखना है बस। वो कितने दिन इंडिया में था, वो प्रीवियस ईयर में रेसिडेंट है नॉन रेसिडेंट है, वो सब हमको लिखना ही नहीं है, सिर्फ हमको ईयर लिखना है, ठीक है। अब ईयर लिखने के बाद में इसके प्रीसीडिंग 10 ईयर्स लिखो। प्रीसीडिंग मतलब प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 साल, बैक 10 ईयर्स, आगे नहीं जाना है, बैक जाना है, बैक 10 ईयर्स। एक एक साथ कम करते जाओ। 18 17 16 17 15 16 14 एक एक साथ कम करो बस। आपको ईयर्स याद करने की जरूरत नहीं है। लिख दिए 10 ईयर्स। अभी ये सारे ईयर्स में वो इंडिया में कितने दिन था वो लिखो, नंबर ऑफ डेज स्टे इन इंडिया। अब देखो 18-19 में कितने दिन इंडिया में था वो लिखना है आपको। आप ये टेबल कंप्लीट करो। सर ये सब में कहाँ दिया है ना, सब में लिखा है ना कि वो 1 जनवरी 2006 से इंडिया में ही रह रहा था। कब तक? 16 जुलाई 2019 तक वो इंडिया में ही था, मतलब ये सारे ईयर्स वो इंडिया में ही था। तो 18-19 में इंडिया में कितने दिन था वो? पूरे साल था, पूरा साल, पूरा फाइनेंशियल ईयर 18-19 इंडिया में था, दैट इज 365 days। 17-18 में भी पूरे साल इंडिया में था। लीप ईयर का ध्यान रखो, मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में आपको लीप ईयर के बारे में। लीप ईयर ये साइड में आएगा, लीप ईयर मतलब फरवरी में एक दिन बढ़ेगा। अब फरवरी मंथ ये साइड के ईयर्स में कभी नहीं आता है, ऑलवेज दिस साइड के ईयर्स में आएगा फरवरी मंथ। तो ये साइड के ईयर्स को डिवाइड करते जाने का कैलकुलेटर है। 2019 है, 4 से डिवाइड करो। अगर डेसिमल में आंसर आया मतलब लीप ईयर नहीं है, 365 डेज होंगे। और डेसिमल में नहीं, पूरा प्रॉपर आंसर आता है, राउंड ऑफ आंसर आता है, एकदम करेक्ट आंसर आता है, नो डेसिमल, तो मतलब वो लीप ईयर है। तो उसमें एक दिन ऐड करने का मतलब 365 की जगह वहाँ कितना दिन होगा? 366 डेज। अब 2018 को भी डिवाइड करो 4 से, डेसिमल में आंसर आएगा। ये भी लीप ईयर नहीं है, 365 डेज। 2017 ये भी 16-17 पूरा साल इंडिया में था, बराबर, तो पूरा साल इंडिया में था। अब खाली देखना है वो लीप ईयर है कि नहीं, तो 2017 को 4 से डिवाइड करो, डेसिमल में आंसर आएगा। ये भी लीप ईयर नहीं है। 15-16 ये भी पूरे साल इंडिया में, बराबर। अब खाली पता करो कि ये लीप ईयर है कि नहीं।
ये तो पता चल गया ना, पूरे साल इंडिया में था। 15-16 एंटायर फाइनेंशियल ईयर ही वाज इन इंडिया। अब क्या फाइंड आउट करना है? 2016 इज लीप ईयर और इट्स नॉट अ लीप ईयर। डिवाइड 2016 बाय 4। देखो 4 से डिवाइड करो, डिवाइड हो जाएगा। डेसिमल में आंसर नहीं आएगा, ये लीप ईयर है। तो यहाँ पर 365 की जगह कितना दिन? 14-15 भी पूरे साल इंडिया में था। 13-14 भी इंडिया में था, 365 डेज। 12-13 भी इंडिया में था, 365 डेज। 10-11 भी इंडिया में था, सॉरी 11-12 भी इंडिया में था, बट ये 366 डेज लीप ईयर। 10-11 भी इंडिया में था, 365 डेज, ये भी इंडिया। तो ये नंबर ऑफ डेज लिखा, ठीक है। तो 18-19 में एंटायर ईयर फुल ईयर ही वाज इन इंडिया, 17-18 में भी फुल ईयर इंडिया में, मतलब ये सारे ईयर्स में वो पूरे साल इंडिया में था। 2 कॉलम भर गया। अब आपको क्या पता करना है कि ये सारे ईयर्स में वो रेसिडेंट था या नॉन रेसिडेंट। आपको ये सारे ईयर्स का निकालना है, ओरली चेक करना है। ओरली कैसे चेक करना है? नंबर ऑफ डेज है ना आपके पास। रेसिडेंट के लिए कंडीशन क्या है? 2 कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1 क्या कहता है कि वो इंडिया में 182 डेज होना चाहिए, ठीक है। अगर 182 डेज नहीं है तो सेकंड कंडीशन चेक करो, 60 डेज होना चाहिए प्रीवियस ईयर में और उसके प्रीसीडिंग 4 इयर्स में 365 डेज होना चाहिए, करेक्ट और नो। तो बस वो चेक करो, 2 में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हो गया तो रेसिडेंट। पहले हम लोग 182 डेज का ही चेक करते हैं, तो हर एक ईयर के लिए चेक करो। अब जैसे 18-19 तो 18-19 के लिए चेक करो। अब 18-19 में इंडिया में कितने दिन था? 365 डेज इंडिया में स्टे किया। रेसिडेंट बनने के लिए क्या कितना मिनिमम डेज रखा है? फर्स्ट कंडीशन में 182 डेज। उन लोग ने क्या बोला है कि अगर कोई भी पर्सन इंडिया में मिनिमम 182 डेज स्टे करता है तो वो रेसिडेंट है। तो 18-19 में क्या वो 182 डेज इंडिया में था? अरे वो पूरा साल 365 डेज इंडिया में था, मोर देन 182 डेज। तो 18-19 में he satisfied the condition, he was more than 182 days in India, okay? तो 18-19 में वो क्या था? रेसिडेंट। 17-18 में भी कितने दिन था? 365 डेज। तो 17-18 में भी वो रेसिडेंट। 16-17 में भी रेसिडेंट। 15-16 में भी रेसिडेंट। मतलब ये सारे ईयर्स में वो resident. So he is resident in all the 10 years. Correct or no? अब ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब जो आपका सेक्शन 6 है, सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के वो जो पहले ये टेबल बना, ये टेबल कंप्लीट हो गया। अब वो 2 कंडीशन चेक करो। फर्स्ट कंडीशन क्या बोलता है? ही मस्ट बी रेसिडेंट। रेसिडेंट होना चाहिए इन एनी 2 इयर्स आउट ऑफ 10 इयर्स प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। मतलब प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 में से कोई भी 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। अब मिनिमम 2 साल, 3 साल भी हुआ रेसिडेंट तो कंडीशन सेटिस्फाइड। मिनिमम 2 साल रेसिडेंट होना चाहिए। अगर वो 10 में से सिर्फ 1 ही साल रेसिडेंट है, बाकी 9 साल नॉन रेसिडेंट है, तो कंडीशन 1 फेल। ये कंडीशन 1 कब फेल होगा? अगर वो 10 में आउट ऑफ 10 इयर्स ही इज रेसिडेंट इन ओनली 1 ईयर, 10 में से सिर्फ 1 ही साल रेसिडेंट है, तो कंडीशन 1 फेल। फिर ये फर्स्ट कंडीशन फेल माना जाएगा। 10 में से अगर 2 साल रेसिडेंट है तो पास, 3 साल रेसिडेंट है तो पास, 10 के 10 साल रेसिडेंट है तो भी पास। तो ये 10 के 10 साल रेसिडेंट है, प्रीवियस ईयर के पीछे के 10 के 10 साल वो रेसिडेंट है, तो ये कंडीशन 1 पास हो गया।
ठीक है, अगर कंडीशन 1 पास हो गया तो एंड सेकंड कंडीशन चेक करो। सेकंड कंडीशन क्या बोलता है, 7 इयर्स देखो, 7 इयर्स का स्टे देखो। कौन सा 7 इयर्स लेना है, ये प्रीवियस ईयर के पीछे के 7 साल, ये 1 से लेके 7 तक, ये 7 इयर्स का जो नंबर ऑफ डेज है ना, इसका टोटल। अगर ये टोटल, ये 7 साल का टोटल 730 डेज होता है या उससे ज्यादा, तो सेकंड कंडीशन भी पास। और 730 डेज से कम हुआ, ये 7 साल का टोटल, ये 7 इयर्स का, ये जो नंबर ऑफ डेज का जो टोटल है 7 इयर्स का, 730 डेज से कम हुआ तो, एक दिन भी कम हुआ तो कंडीशन से तो करो, हो जाएगा ना 365 करेंगे तो आराम से हो जाएगा। 730 डेज नहीं, अभी 2 नहीं हो जाएगा, 300 600 हो गया, 730 इधर ही हो गया, 2 साल है कि नहीं? तो अभी और ये सब टोटल करेंगे तो ये सेकंड कंडीशन में वो क्या कर रहा है, पास कर रहा है। सो ही इज पासिंग ऑल द 2 कंडीशंस, दोनों कंडीशन उसने पास कर लिए सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के। तो वो क्या बन गया, ही इज रेसिडेंट तो है, अब वो क्या बन गया, ही इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट। रेसिडेंट तक का तो आंसर लिख दिया, अब आगे कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ तक तो लिखा है ही इज देयरफॉर रेसिडेंट, नहीं तो आपको मालूम है कैसे लिखना है। अब आगे कैसे लिखना है, रेसिडेंट हो गया, रेसिडेंट अगर निकलता है तो आपको पता है आगे क्या ढूंढना है कि इज ऑर्डिनरी रेसिडेंट और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो हम लोग नीचे जाएंगे, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं he shall be ordinary resident if he satisfies following conditions। अब इधर कंडीशंस लिखेंगे वापस, क्या लिखने हैं वापस, कंडीशंस लिखने हैं। कौन से कंडीशंस लिखने हैं, इस बार आपको सेक्शन 6 सब सेक्शन 6 के कंडीशंस लिखने हैं, 2 कंडीशन, ही और शी शुड बी रेसिडेंट इन एनी 2 years out of 10 years preceding the previous year। And he or she should be in India in 7 years preceding the previous year for 730 days or more। ठीक है, कंडीशंस लिखने के बाद आपको एक्सप्लेनेशन लिखना है। किसका एक्सप्लेनेशन लिखना है, ये 2 कंडीशन का एक्सप्लेनेशन लिखना है कि ये 2 कंडीशन उसने सेटिस्फाई किया कि नहीं, ये 2 कंडीशन सेटिस्फाई किया कि नहीं, उसके लिए आप ये टेबल बनाएंगे, इससे पता चल जाएगा ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गया। देखो क्या लिखा है फर्स्ट कंडीशन में, रेसिडेंट होना चाहिए एनी 2 years, कोई भी 2 साल ही रेसिडेंट चाहिए, मिनिमम 2 साल आउट ऑफ 10 years। तो ये तो 10 के 10 साल रेसिडेंट है। और सेकंड में क्या बोला है, ही शुड बी इन इंडिया इन 7 years preceding the previous year for 730 days or more। तो ये 7 साल का नंबर ऑफ डेज का टोटल करना है, 730 डेज से ज़्यादा होना चाहिए, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड, तो 730 डेज से ज़्यादा होगा 7 साल का टोटल। तो फर्स्ट कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है मिस्टर सुरजीत सिंह, सेकंड कंडीशन भी फुलफिल कर रहा है ना। तो बस आपको एक्सप्लेनेशन में लिखना है क्या, ही इज सेटिस्फाइंग, आप ऑनवर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ही इज सेटिस्फाइंग
both the conditions given above as is resident in all 10 years and he is more than 730 days in India in preceding 7 days. ठीक है, ये करने के बाद एक्सप्लेनेशन लिख दिया, कंडीशन लिखा, एक्सप्लेनेशन लिखा, अब क्या करना है? फाइनल आंसर, कंक्लूजन। ठीक है, अच्छा कंक्लूजन क्या लिखना है? मिस्टर सुरजीत सिंह इज रेसिडेंट। फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या था? रेसिडेंट। और सेकंड पार्ट का आंसर क्या है? ऑर्डिनरी रेसिडेंट। तो दोनों मिला के लिखना है, मिस्टर सुरजीत सिंह इज रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट फॉर असेसमेंट ईयर 2020 इस तरह से आंसर तो रेसिडेंशियल स्टेटस का सम आपको इस तरह से राइटिंग में सॉल्व करना है। ठीक है, अभी नेक्स्ट सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, मिस्टर जैन, an Indian citizen, has settled abroad for last 25 years. His stay in India in the last few years was as
ठीक है, तो पेज नंबर 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हैं इस बुक से। मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, तो जरा रीड कर लेते हैं। मिस्टर जैन, एन इंडियन सिटीजन, देखो यहाँ पर एकदम क्लियर है मिस्टर जैन कौन है। मिस्टर जैन इंडियन सिटीजन। अच्छा, इंडियन सिटीजन है तो एक्सेप्शन 1 में आ गया? नहीं, आ सकता है। एक्सेप्शन 1 में आने के लिए 4 कंडीशन फुलफिल करना है। पहला, इंडिविजुअल इंडियन सिटीजन होना चाहिए, लीव्स इंडिया, इंडिया छोड़ के चला गया है प्रीवियस ईयर में, एम्प्लॉयमेंट पर्पस, 4 चीजें, इंडियन सिटीजन, लीव्स इंडिया, प्रीवियस ईयर, एम्प्लॉयमेंट पर्पस। अगर ये चारों फुलफिल होगा तो एक्सेप्शन 1 में आएगा, तो उसको सेकंड कंडीशन एप्लीकेबल नहीं है। अब इंडियन सिटीजन पहला तो फुलफिल हो गया, अब दूसरा तीसरा ये फुलफिल करना बाकी है, ठीक है। और चौथा है सेटल्ड अब्रॉड। ओ, दिल तोड़ दिया। सेटल्ड अब्रॉड, सेटल मतलब उसका घर, उसकी नौकरी, उसकी फैमिली सब किधर है? सेटल है किधर? अब्रॉड, फॉरेन में, इंडिया में नहीं। मतलब ये इंडियन सिटीजन तो है बट इंडिया में नहीं रहता है, इंडिया के बाहर दूसरी कंट्री में रहता है। देखो, इंडियन सिटीजन होने का ये मतलब नहीं है कि इंडियन सिटीजन है तो इंडिया में ही रहता होगा, नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया मेरे प्रीवियस लेक्चर में कि इंडियन सिटीजन भी 2 तरह के हैं, जो इंडिया में रह रहे हैं और जो इंडिया के बाहर रह रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी इंडियन सिटीजन हैं जो इंडिया में नहीं, इंडिया के बाहर रह रहे हैं। आपने भारत देश छोड़ दिया, आप इंडिया के बाहर चले गए तो आपका सिटीजनशिप कैंसिल हो जाता है? ऐसा नहीं है। जब तक आप किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं लेते तब तक आपका इंडियन सिटीजनशिप रहेगा। तो मिस्टर जैन ने अभी तक दूसरे कंट्री की सिटीजनशिप नहीं ली है, वो अभी भी इंडियन सिटीजन है और वो इंडिया में नहीं रहता, इतना याद रखो, अब्रॉड सेटल्ड है, मतलब वो इंडिया के बाहर रहता है, ठीक है। फॉर लास्ट 25 ईयर, पिछले 25 साल से, मतलब इसने प्रीवियस ईयर में इंडिया नहीं छोड़ा, इसने इंडिया 25 साल पहले ही छोड़ दिया था, तो एक्सेप्शन 1 में नहीं आ सकता ये। लेकिन एक्सेप्शन 1 में